तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप लोग का डीमन डिवॉर के 7th पार्ट में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एरिक कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए अपना मैजिक यूज कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अर्थक्वेक आता है, जिससे एक ज़मीन से निकल के बड़ा सा डेथवर्म निकलता है और एरिक पर अटैक करने लगता है। इससे एरिक बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है और एक बहुत लंबा जंप मारता है। हम देखते हैं उस डेथवर्म को, जो कि अपना मुंह बड़ा सा खोले हुए होता है अटैक करने के लिए एरिक पे। हम देखते हैं एरिक को, जो कि अपने आइस मैजिक यूज करते हुए बहुत सारे स्पाइक्स बना लेता है आइस क्रिस्टल से। एरिक अपने मन में बोल रहा होता है कि इस डेथवर्म को मारने के लिए लगभग 6th रैंक के मैजिशियन लगेंगे। मुझे नहीं पता कि आखिर मैं इसे खुद से मार पाऊंगा या नहीं, और वो रीजन जो मैंने अपने पहले मिशन को फेल किया था ये वही है। और इसके अलावा अगर मुझे इसे मारना है तो मुझे इसके सेल्स के आर पार जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपने आइस स्पाइक्स को स्वॉर्ड क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देता है और वो सभी स्वॉर्ड जाकर उसी मॉन्स्टर को लगने लगते हैं। लेकिन एरिक के इस अटैक से डेथवर्म को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसे एरिक देख के चौंक जाता है और बोलता है कि मैं अब इसे अपना बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट यूज करके इसे डिफीट करूंगा। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को, जो कि अपना मुंह कुछ फुलाने जैसा कर लेता है। तभी देखकर उसे एरिक पूरी तरह हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को, जो कि बहुत सारा पॉइजनस वेनम उस पर थूक देता है, जिससे एरिक बार बार बचता है और अपना बैरियर क्रिएट कर देता है। एरिक बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस वेनम है, यहाँ तक कि ये मेरे बैरियर को अभी पिघलाया जा रहा है। अगर मैं बिना सोचे समझे उसके करीब गया तो मैं बहुत ही बड़े ट्रबल में फंस सकता हूँ। तभी हम देखते हैं उस डेथवर्म को, जो कि एरिक से दूर भागने लगता है। तभी हम देखते हैं एरिक को, जो कि बोलता है आखिर तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं एरिक को, जो कि वो अपना अटैक उस पर लैंड कर देता है, जिससे कि वो अर्थवर्म नौटंकी करने लगता है और वो वहीं पे लेट जाता है और मरने का प्रिटेंड करने लगता है। एरिक बोलता है कि अगर मैं इस बार हार गया तो मैं अपने मिशन को कंप्लीट करने को कोई उम्मीद नहीं रहेगा सही टाइम रहते हैं। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उठकर खड़ा हो जाता है और एरिक पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, जिसे देख कर एरिक भी हैरान हो जाता है और बोलता है वाह, ये तो प्रिटेंड करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। ये मॉन्स्टर सभी मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा कनिंग है, मैं तो लगभग यहाँ पे मारा ही गया था। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने पॉइजनस वेनम से एरिक पर अटैक कर देता है, जिसे एरिक लगातार डॉज किए जा रहा होता है और उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है कि वो कहाँ पे जा रहा है, लेकिन वो सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं एरिक, जो कि उसी डेथवर्म के फेस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि डेथवर्म अपने मुंह में वही पॉइजन अटैक क्रिएट कर लिया होता है और उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। एरिक बोलता है अगर मैंने इसको जल्द से जल्द नहीं आ रहा है तो मेरे घोड़े लग जाएंगे। अब मेरे पास गैम्बल खेलने का केवल एक ही रास्ता बच चुका है। हम देखते हैं कि वो आर्मामेंट मैजिक का यूज करने लगता है, जिससे कि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैदर होना चालू हो जाती है। वो अपने मन में बोलता है कि मेरे पास अभी भी वो चीज़ है जो कि मैंने हरमन फाइल से सीखी थी। वो बोलता है कि अगर मैं अपने स्ट्रेंथ को एक ही जगह पे फोकस करता हूँ तो मैं अपने एबिलिटी के स्ट्रेंथ, डिस्ट्रक्टिव पावर के स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकता हूँ किसी को मारने के लिए। हम देखते हैं कि वो अपना बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट टाइगर हैमर यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के चित्रे उड़ जाते हैं और ये सीन बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक होता है। हम देखते हैं कि उसे वो मारने के जस्ट बाद अपना बैरियर क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो सेफ लैंडिंग कर पाता है नीचे। वो बोलता है कि अगर मैंने अपना पूरा मना इस अटैक में नहीं लगाया होता तो मैं अब तक पूरी तरह पिघल चुका होता। अब मैं दूसरी बार फाइट नहीं कर पाऊंगा। हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है। वो बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि मैं इस बार सक्सेस हुआ हूँ कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो अपना स्टोन टैबलेट निकाल कर देखता है, जिसमें लिखा होता है कि आप इस बार सक्सीड हो चुके हैं, आपने कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, आपके लिए फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। तभी एरिक बोलता है क्या रिस्ट्रिक्शन, आखिर इसके कहने का क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में जो आइस माउंटेन का सील होता है उसमें कुछ चेंजेस होना चालू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उसके आसपास कुछ स्मोकी टाइप का सिंबल बन जाता है। एरिक बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे अपना फोर्थ सील इतनी जल्दी मिल जाएगा और प्रोबेबली मैं इस सील का यूज कर सकता हूँ इस फ्रोजन लैंड को डिवावर करने के लिए, जैसा कि मैंने आइस माउंटेन किंग के साथ किया था। लेकिन आखिर मैं इसका यूज करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि मुझे इसका तो ट्रू नेम तक भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि वो मेफिस्टो को इमेजिन करने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे होता तो उसका कैसे मजाक उड़ाता। एरिक बोलता है कि मैं बस यही इमेजिन कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे मेफिस्टो होता तो कैसे रिएक्ट करता। तभी वो अपने ख्यालातों को हटाने लगता है और बोलता है कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा जैसे जैसे मैं अपने अरेंजमेंट में आगे बढ़ता जाऊंगा। वो बोलता है चलो अब साफ सफाई से काम छूटा, अब समय आ चुका है सीड को प्लांट करने का। तभी हम देखते हैं यूसील उससे बोलता है कि थोड़ा केयरफुल हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर से कुछ अर्थक्वेक जैसा आने लगता है। हमें बताया जाता है कि यूजुअली डेथवर्म्स तो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में वो एक ग्रुप में रहते हैं जब वो किसी इन्वायरमेंट का एरिया बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमल हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एरिक के सामने बहुत सारे डेथवर्म्स निकल कर ज़मीन से बाहर निकलने लगते हैं और आमतौर पे देखा जाए तो वो कुछ बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो गैदर होते हैं तो उनकी संख्या 10 की गिनती में आती है। हम देखते हैं कि वो सभी और डेथवर्म्स एरिक पर अटैक कर देते हैं
हम एलिक को देखते हैं जो कि फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है चलो भी, ये तो बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है। तभी हम देखते हैं टाइम रिवाइंड हो जाता है और वो अपने फर्स्ट डे में वापस आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे यार ये तो सच में बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, पहले ही एक डेथ वर्म से निपटना इतना मुश्किल था, अब तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे 10 डेथ वर्म से डील करना है, ये सच में कितना रेडिकुलस है। और वो कहीं पे जाते हुए बोलता है आगे कैसे टाइगर किंग फैमिली ऐसी जगह पे अपनी सिटी को बिल्ड कर सकती है। वो बोलता है कि केवल मेरे मास्टर जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन ही इस टास्क को कंप्लीट कर सकता है, वो भी अकेले। लेकिन ये सभी डेथ वर्म जो कि यहाँ पर आए इससे ये साबित होता है कि ये लैंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो फिर मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा जब तक मेरे पास कोई और रास्ता ना बचे। तभी हम देखते हैं वो वही अर्थवर्म वाले लैंड के पास आ जाता है और बोलता है कि मैं अगर इसे बार बार ट्राई करता रहूं तो मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ वो थक हार कर जमीन पर गिरा होता है और वो हमें बताता है कि ये हमारा 34वां बार था, मैंने सभी तरीके के मेथड्स का यूज कर लिया, लेकिन ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है सभी अर्थवर्म को अकेले किल करना। मैं अभी दूसरे एरिया में आया हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं था। वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो यहाँ पे ट्रैप होकर रह जाऊंगा और यहाँ पे ना तो मेफिस्टो है और ना ही गॉड ऑफ कैमेलिया और मेरे एंसेस्टर, जो कि कहीं ना कहीं से मेरा ये हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखते हैं कि वो अपने एंसेस्टर के लिए को इमेजिन कर रहा होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है मेरा मदद करने के। तभी उसे कुछ एहसास होता है और सोचता है एक सेकंड रुको, कोई नहीं है मेरे मदद करने का मतलब, अरे मैं कितना बेवकूफ़ था, आखिर ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं दूसरों से मदद मांग सकता हूँ या नहीं। वो बोलता है टाइगर किंग फैमिली, मुझे इस एरा के टाइगर किंग फैमिली को ढूंढना है। तभी हमें दिखाते हैं गॉड ऑफ कैमेलिया को जो कि अपने ट्री के नीचे लेटी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ओटो होने आ जाते हैं और बोलते हैं उससे तुम सच में सोने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो। तभी गॉड ऑफ कैमेलिया उसे देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ अंदर कैसे आए, तुम्हें मेरे बिना परमिशन के अंदर नहीं आना चाहिए था। ओटोन उससे बोलता है कि मुझे याद है कि कोई मुझसे बेग कर रहा था यहाँ पर पहले आने के लिए। कैमेलिया उससे बोलती है और ये आखिर कब हुआ। तभी ओटियन उससे बोलते हैं कि क्या तुम पहले ही भूल चुकी हो कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। ऐसा लगता है कि तुम उसी स्टेज में आ चुकी हो, मतलब एज में आ चुकी हो जब तुम सभी चीजों को भूलने लगी हो। कैमेलिया बोलती है कि मैं पहले विंटर पैलेस की क्वीन हुआ करते थे और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए। ओटोन उससे बोलते हैं कि मैंने तुमसे पहले बोला कि मैं यहाँ तुम्हारे बुलाने पे आया हूँ। 40 साल पहले तुमने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है और वो कर्ज। कैमेलिया बोलते हैं कि हाँ मैं अभी भी उसे रिकवर कर रही हूँ, तो तुम्हें उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस केवल वो भी कर सकती हूँ जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से रोका था वो दोबारा ना हो। और उसके अलावा आखिर हमारा प्रोटैगनिस्ट कैसा कर रहा है, वो एड्री की बात कर रही होती है। तभी ओटोन उससे बोलता है तो क्या तुम देखना चाहती हो। तभी हम देखते हैं कुछ बड़ा सा पोर्टल टाइप का क्रिएट करते हैं जिसमें एलिक दिखाई देता है जो कि बहुत सारे बिश टाइप के लोगों से भाग रहा होता है। तो वो सभी चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी उस इंसान को पकड़ो, जिसे देखकर कैमेलिया घबराने लगती है और बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये सभी बिशमैन उसे पकड़ना क्यों चाहते हैं। ओटोन हंसते हुए बोलते हैं कि क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है। कैमेलिया उससे बोलती है, ओटोन से बोलती है क्या सीरियसली तुम इस समय हंस रहे हो, तुम्हें तो इस समय उसकी मदद करनी चाहिए थी। ओटोन उससे बोलते हैं चलो भी इतने बड़े इस बात का बतंगड़ बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, जरा उसकी तरफ देखो, इस समय वो कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं एलिक को जो कि बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। हम सब देखते हैं बिशमैन को जो कि चिल्ला रहे होते हैं ये ह्यूमन हमारा स्वॉर्म एनिमे है, ये इस इंसान को मार डालो। एलिक बोलता है कि टाइगर किंग फैमिली यहाँ पे भी नहीं है, अगर मुझे इस अरेंजमेंट को क्लियर करना है तो मुझे उन सेटअप की जरूरत पड़ने वाली है, वो सिटी जो कि डेथवर्म से भरी पड़ी है। हम देखते हैं उन सभी बिशमैन को जो कि एलिक का पीछा कर रहे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाफने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तुम क्रेजी ह्यूमन, फाइनली हमने तुम्हें पकड़ लिया, हम तुम्हारे हाथ पैरों को उखाड़ देंगे और तुम्हें जमीन पर रेंगने के लिए छोड़ देंगे। हम देखते हैं एलिक को जो कि उसके पूरी बातों को फुल इग्नोर किए जा रहा होता है और बोलता है कि इतने बड़े स्नोफील्ड में टाइगर फैमिली को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास टाइगर किंग फैमिली का सीक्रेट आर्ट है। तभी हम देखते हैं वो अपना बॉडी स्ट्रेंथनिंग का ब्लैक टाइगर हंट यूज करने लगता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा टाइगर क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी ट्राइब के मेंबर्स पूरी तरह डरने लगते हैं और बोलते हैं आखिर कैसे एक इंसान हमारे बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट को सीख सकता है। हम देखते हैं वो अपने बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट से वहाँ पे बहुत बड़ा अटैक कर देता है, जिससे कि बहुत दूर तक वो अटैक दिखाई देता है। उन सभी बिस्टमैन से एक वुल्फ बिस्टमैन बोलता है कि हम उस बास्टर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। हम देखते हैं एलिक को जो कि एक पेड़ पे आके खड़ा हो चुका होता है। वो बोलता है मैंने ऑलरेडी 6 विलेजेस में बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर दिया है, अब समय आने वाला है जब मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। वो बोलता है जो मैं न्यूज फैलाना चाहता था लगता है कि ज्यादा दूर तक वो स्प्रेड नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं एलिक को जो कि एक बहुत ज्यादा ही डेंजरस ऑरा का प्रेशर फील कर रहा होता है। वो बंदा बोलता है यहाँ से चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि एक अटैक उस पे आके लगती है जिसे वो डॉज कर लेता है और वो अटैक पेड़ के पास जाकर लगती है, जिससे कि वो पेड़ पूरी तरह उखड़ जाता है। हमें फॉरेस्ट के बीच एक रेड और ब्लैक टाइप का शैडो दिखाई देता है।
हम देखते हैं एलिक भी उसे घूर कर देखने लगता है। हमें बताया जाता है कि ये वो बंदा है जिसने पूरे बिशमैन ट्राइब को एकजुट किया और पूरे स्नोफील्ड पर राज किया, और इसे नॉर्थ के ग्रेट रूलर के तौर पे याद किया जाता है जिसने पूरी एम्पायर तक को कपकपाने पर मजबूर कर दिया था। ये टाइगर किंग्स का ग्रेट प्रोजेनिटर। तभी वो टाइगर किंग एलिक से बोलता है कि एक ह्यूमन का बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट का यूज करना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। टाइगर किंग उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। हमें टाइगर किंग का नाम बताया जाता है जो कि यूल होता है। टाइगर किंग इंग्लिश के बोलता है तुम्हारे अंदर से तो एक इंसानी महक आ रही है, मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी सभी विष्णु टाइप के लोग बोलते हैं क्या टाइगर किंग यूल, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टाइगर किंग उन सबसे बोलता है क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। उसे बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। एलिक बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि बिस्टमैन ट्राइब अभी एक दूसरे से अपोजिशन में है, जिसका मतलब ये है कि अभी ये ट्राइब पूरी तरह यूनाइट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये अभी 5th सर्कल पे है, लेकिन फिर भी आखिर ये इतना हॉरिफाइंग और इंटिमिडेटिंग ऑरा कैसे रिलीज कर रहा था। तभी हम देखते हैं वो सभी बिस्ट टाइप के लोगों को धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते तो यहाँ से जल्द भाग जाओ। बिस्ट टाइप के बंदे सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागना चालू कर देते हैं, और वो बोलते हैं कि आखिर तुम एक इंसान का साइड कैसे ले सकते हो, ये हमारे स्टोन एडमी है, बिस्टमैन्स के बहुत ही ज्यादा जानी दुश्मन है, हम तुम्हें इसके लिए पे करने पर मजबूर कर देंगे। टाइगर किंग बोलता है चलो आके कर शांति मिले। एरिक बोलता है क्या इसने अभी मुझे प्रोटेक्ट किया। वो अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि मैंने फ्यूरी टाइप के लोगों को डिस्ट्रॉय करने का सही निर्णय लिया था, जो कि टाइगर किंग यूल के दुश्मन थे। तभी हम देखते हैं एरिक अपना सर झुकाते हुए ग्रीट करता है और बोलता है आपका शुक्रिया। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग को, वो उसका डायरेक्ट गला पकड़ लेते हैं और बोलते हैं उससे आखिर तुम बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट को यूज करना कैसे जानते हो। हम देखते हैं टाइगर किंग यूल को जो कि उसका गला पकड़ के पूरा उसे उठा ही लिए होते हैं। एरिक बोलता है कि मैंने इसे अपने टीचर से सीखा है। टाइगर किंग बोलता है मुझे इसके डिटेल्स के बारे में बताओ। एरिक बोलता है कि पहले मुझे छोड़ो। तो हम देखते हैं टाइगर किंग ने उसके गले को छोड़ दिया होता है और बोलता है कि अगर तुमने कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे गले को तोड़ डालूंगा। एरिक उसे बताता है कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ और मैं अपने फैमिली के साथ साथ उस एम्पायर से उसके अत्याचार की वजह से उसे दूर जाना चाहता था, इसलिए हम ब्लैक स्नोफील्ड में भाग आए, लेकिन मेरे पेरेंट्स मारे गए उन मॉन्स्टर्स के हाथों और मैं उस समय एक अनाथ बन गया, लेकिन मुझे एक बिस्टमैन ने आकर बचा लिया। उन्होंने मुझे कुछ टेक्निक्स सिखाए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूं। हम देख रहे थे कि बहुत ही ज्यादा नौटंकी कर रहा होता है ये। टाइगर किंग उससे बोलते हैं कि आखिर उस बिस्टमैन का नाम क्या था। एलिक बोलता है कि मेरे टीचर ने बोला है कि वो बहुत समय पहले ही अपना नाम भूल चुके थे और उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि आखिर उनका नाम क्या था, और मैं भी नहीं चाहता था कि वो अपनी पेनफुल मेमोरी को दोबारा याद करें, तो मैं अपने दिल से उन्हें टीचर कह के बुलाता हूँ। हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक नौटंकी कर रहा होता है। हम देखते हैं टाइगर किंग की भी उसके बातों में फंसने लगता है, लेकिन उसका सेंस ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिससे कि वो किसी के भी झूठ को पकड़ लेता है। वो किसी के भी हार्ट बीट और ब्लड फ्लो से पता लगा सकता है कि कौन बंदा झूठ बोल रहा है और कौन बंदा सही बोल रहा है। एलिक होता है लेकिन इसे डिसीव करना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे केवल अपने बॉडी में बह रहे ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना होगा। हम देखते हैं टाइगर किंग को जो कि एलिक के बातों पर पूरी तरह विश्वास करने लगता है और बोलता है तो ऐसी बात है तो ऐसा लगता है कि हम दोनों भाई हैं। एलिक बताता है कि किसी को ब्रदर करके कह के एड्रेस करना ये बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट यूज करने वाले लोगों में बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, और इसका मतलब ये है कि वो मुझे एक्नॉलेज करता है। तभी टाइगर किंग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है मेरे भाई आखिर तुम इस मर्सीलेस लैंड और ठंडी जगह पे कहाँ पे रहते हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टाइगर किंग और एलिक वुल पे बैठ कर कहीं की ओर निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर गॉडेस कैमेलिया आ जाती है। वो उससे बोलते हैं सीरियसली आखिर तुमने कितना रिडिकुलस चीज किया है अभी। सच में तुम्हारी ये हरकतें देखकर ऐसे पता चलता है कि आखिर कोई क्यों मेलविंगर्स अभी तक नहीं बचे। एलिक उससे बोलता है क्या तुम्हारा ऐसे ही अपीयर होना सही होगा। कैमेलिया बोलते हैं मैंने ये मेक श्योर किया कि वो मेरे एग्जिस्टेंस को पता नहीं लगा पाएगा और तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके अलावा आखिर तुम्हारे प्लान्स क्या है, क्या तुम्हें सच में भरोसा है कि वो तुम्हें अपने कॉमरेड के तौर पर कंसीडर करेगा। एलिक बोलता है बिल्कुल नहीं, लेकिन वो मुझे अपने आसपास तो रखेगा। कैमेलिया बोलती है आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। एलिक उसे बताता है कि ये वो समय है जब बिश ट्राइब के लीडर्स की नफरत एक दूसरे के खिलाफ अपने चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस रेस से बिलोंग करता हूँ, वो किसी भी ताकतवर बंदे को अपने अंदर ले सकते हैं। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग अपने ट्राइब में आ चुका होता है, जहाँ पर उसके ट्राइब के लोग उसे देख के बोलते हैं कि हमारे शिफ्टन वापस आ चुके हैं, सभी लोग गैदर हो जाओ। कैमेलिया अपने मन में सोचते हैं लेकिन क्या ये एरा नहीं है जब बिस्टमैन
का नफरत तो इंसानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था। मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य है कि बाकी ट्राइब के लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, जैसे कि टाइगर किंग ने उसे किया। हम देखते हैं ट्राइब के लोग जो कि एक इंसान को देख के गुस्सा करने लगते हैं। वही एल्रिक, हमारा एल्रिक, वो सही बोलते हैं क्या ह्यूमन हमारा स्वर्ण एनिमी है, उन सब ने मेरे फादर को मारा था। हे, तुम आखिर एक इंसान को यहाँ पर क्यों लेके आए हो? टाइगर किंग बोलता है एक सेकंड रुक जाओ, ये हमारा ब्रदर है। दूसरा विशमैन बोलता है क्या हमारा ब्रदर? आखिर एक इंसान हमारा ब्रदर कैसे हो सकता है? सभी शांत टाइगर किंग बोलता है कि सभी कोई शांत हो जाओ और एक साथ गैदर हो जाओ। एल्रिक अपने मन में सोच रहा होता है कि वो समय जब सभी ट्राइब के लोग ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करते थे। अगर मैं इन्हें अपनी साइड नहीं ला पाया तो मेरा प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग ने उन सभी को उसकी स्टोरी बता दी होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड होती है, जिससे एल्रिक ने बहुत ही बड़ा चढ़ा कर उसे बताया होता है। हम देखते हैं सभी ट्राइब के बंदे उसे पकड़ के रो रहे होते हैं। वो सही बोल रहे होते हैं ब्रदर, सच में तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हो कि तुम्हें वैसे टीचर से सीखने को मिला। हम देखते हैं टाइगर किंग को जो कि एल्रिक को थम्स अप दे रहा होता है और एल्रिक को क्या दिख रहा होता है, ये सीन जो कि एक टाइगर डम जैसा दिख रहा होता है। तो भाई लोग, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलना, क्योंकि और इसके आगे और भी ज्यादा मजेदार स्टोरी बनती जाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज 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 सब्सक्राइब भी कर देना। और स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं सभी के रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।